नमस्कार। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि कंपनियां ग्लोबल क्यों जाती हैं, फिर हम देखेंगे कि वो ऐसा कैसे करती हैं, और आखिर में हम कुछ बहुत ही जरूरी रणनीतियों और सिद्धांतों पर बात करेंगे। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर रात को देखे जाने वाले टीवी तक बहुत सी चीजें ग्लोबल कोलैबोरेशन का ही नतीजा होती हैं। हमें पता भी नहीं चलता, पर हम हर रोज इसका हिस्सा बनते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बेसिक फर्क समझ लेते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस मतलब एक ही देश की सीमाओं के अंदर काम करना, नियम एक जैसे, कल्चर एक जैसा। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी इंटरनेशनल होती है, वो सरहदें पार करती है। अब उसे अलग अलग कल्चर, अलग अलग कानून और नए बाजारों से डील करना पड़ता है, और यही फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई कंपनी ग्लोबल क्यों बनती है? परीक्षा के नजरिए से भी ये बहुत ही जरूरी सवाल है। तो चलिए उन मुख्य वजहों को समझते हैं जो कंपनियों को अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, ग्लोबल जाने का कोई एक कारण नहीं होता, इसके पीछे कई वजह होती हैं। कभी-कभी ज्यादा मुनाफा कमाने की चाह होती है, तो कभी-कभी अपना घरेलू बाजार ही छोटा पड़ने लगता है। कुछ कंपनियां बेहतर टेक्नोलॉजी या कच्चे माल के लिए बाहर जाती हैं, तो कुछ सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया के बाजार में उनका नाम हो, उनका मार्केट शेयर बढ़े। ठीक है, तो कंपनी ने तय कर लिया कि उसे ग्लोबल बनना है। अब अगला कदम क्या होगा? किसी नए देश के बाजार में एंट्री कैसे ली जाए? इसके भी कई तरीके हैं, जिनमें रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इसे ना एक सीढ़ी की तरह सोचिए। सबसे पहला और सबसे सेफ कदम है एक्सपोर्टिंग, यानी अपने देश में सामान बनाकर दूसरे देश में बेचना। इसमें रिस्क कम, इन्वेस्टमेंट भी कम। फिर आता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। उसके बाद आते हैं जॉइंट वेंचर्स, और सबसे ऊपर है होली ओन्ड सब्सिडियरी, मतलब दूसरे देश में अपना पूरा सेटअप लगाना। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, कंट्रोल तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही रिस्क और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। तो अब हम कैसे से क्या पर आते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी पर। यहाँ EPRG फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें बताता है कि कोई कंपनी दुनिया को किस नजर से देखती है। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रेमवर्क 4 अलग अलग माइंडसेट या ओरिएंटेशन की बात करता है: एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। कंपनी इनमें से जो भी रास्ता चुनती है, उसका असर उसकी मार्केटिंग से लेकर हायरिंग तक हर चीज पर पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले एथनोसेंट्रिक। इसका सीधा सा मतलब है जो हमारे देश में काम कर गया वो हर जगह काम करेगा। ऐसी कंपनियां मानती हैं कि उनकी घरेलू स्ट्रैटेजी ही सबसे अच्छी है और वो उसे ही बिना किसी खास बदलाव के दूसरे देशों में भी लागू कर देती हैं। अक्सर जब कोई कंपनी नई इंटरनेशनल होती है तो वो इसी अप्रोच से शुरुआत करती है। अब आता है पॉलीसेंट्रिक, जो एथनोसेंट्रिक का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हर देश को एक यूनिक बाजार माना जाता है। कंपनी हर देश के लिए वहाँ के लोकल कल्चर और जरूरतों के हिसाब से एक अलग स्ट्रैटेजी बनाती है। मतलब यहाँ पूरा जोर लोकलाइजेशन पर होता है। रीजियोसेंट्रिक इन दोनों के बीच का एक रास्ता है। यहाँ कंपनियां पूरी दुनिया को एक जैसा नहीं देखती और ना ही हर देश को बिल्कुल अलग। इसके बजाय वो कुछ देशों के ग्रुप यानी एक रीजन पर फोकस करती हैं, जिसे नाफ्टा या आसियान। क्योंकि इन देशों में काफी समानताएं होती हैं, इसलिए पूरे रीजन के लिए कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और आखिर में है जियोसेंट्रिक अप्रोच। ये सबसे कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न तरीका है। ऐसी कंपनियां पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट की तरह देखती हैं, लेकिन साथ ही लोकल जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखती हैं। वो जो मशहूर कहावत है ना, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, वो बिल्कुल इसी अप्रोच पर फिट बैठती है। चलिए अब जरा क्लासिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो ये समझाती हैं कि आखिर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते ही क्यों हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की आर्थिक नींव को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है।
दो बहुत ही फंडामेंटल थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज तो सीधा है, अगर कोई देश किसी चीज को दूसरे देश से बेहतर बना सकता है तो वो उसे बनाएगा और बेचेगा। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये थ्योरी कहती है कि ट्रेड तब भी फायदेमंद है जब एक देश हर चीज बेहतर बनाता हो। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप क्या बेहतर बनाते हैं, सवाल ये है कि आप रिलेटिवली किस चीज को बनाने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। आइए इस कॉन्सेप्ट को इस टेबल से समझते हैं। देखिए, देश ए 1 घंटे में 10 यूनिट गेहूं बना सकता है, जबकि देश बी सिर्फ 6। तो गेहूं में देश ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, साफ है। लेकिन कपड़े को देखिए, देश बी 1 घंटे में 3 यूनिट कपड़ा बना सकता है, देश ए सिर्फ 2। तो यहाँ देश बी को कपड़े में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन असली खेल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। देश बी को कपड़ा बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि उसे गेहूं का कम त्याग करना पड़ता है। इसलिए अगर देश ए गेहूं पर और देश बी कपड़े पर फोकस करे और फिर ट्रेड करे तो दोनों को फायदा होगा। यही कंपैरेटिव एडवांटेज है। किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो चलिए अब उन बाहरी फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में मुश्किलें और रिस्क पैदा करते हैं। ग्लोबल कंपनियों को हर तरह के रिस्क से निपटना पड़ता है। पॉलिटिकल रिस्क है, जैसे सरकार का बदल जाना। इकोनॉमिक रिस्क है, जैसे करेंसी का ऊपर नीचे होना। और हाँ, कल्चरल डिफरेंस को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि जो एक देश में पसंद किया जाता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी चले। और इन सब के ऊपर है कानूनी नियम। इन सभी पर लगातार नजर रखना और बदलते रहना ही सफलता की कुंजी है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऐसे में ग्लोबल बिजनेस का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं आज समझे गए कॉन्सेप्ट्स में ही छिपा है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।